नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के मूल प्रतिपाद्य पर चर्चा की थी और अब इस सत्र में हम बात करने वाले हैं जो हमारी काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी चल रही है उसके भाग 4 पर। और आज के सत्र का विषय है ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी विषय वस्तु से पूरी तरह परिचित हो चुके हैं। उस विषय वस्तु पर मजबूत पकड़ हो आपकी, उस दृष्टि से ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न सभी को आता होगा। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन, उद्भट, अभिनवगुप्त, पंडित राज जगन्नाथ। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उनके ग्रंथ का नाम था ध्वन्यालोक। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्वनि शब्द के अर्थ के विषय में असंगत कथन छांटिए। इस तरह के प्रश्न आजकल अक्सर पूछे जा रहे हैं, आरपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं, नेट में भी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों पर अपनी पकड़ आपको मजबूत करनी है। तो यहां पूछा गया है ध्वनि शब्द जो है उसके विषय में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, यानी उसके अर्थ में शामिल नहीं है। तो ए है, ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ उच्चरित नाद या आवाज है, यानी कोई भी आवाज आए तो उसे हम ध्वनि कहते हैं, नाद को ध्वनि कहते हैं। बिल्कुल सही है। काव्यशास्त्रीय दृष्टि से लोक में पद तथा अर्थ की प्रतीति कराने वाला तत्व ध्वनि है, यानी काव्यशास्त्र में ध्वनि किसे कहा गया है? किसी भी पद आप सभी जानते होंगे, कई बार मैं बता चुकी हूं, जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो दोस्तों उसे पद कहा जाता है। तो पद यानी शब्द, कौन सा शब्द? जो वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है। तो लोक में पद तथा अर्थ की प्रतीति कराने वाला, यानी समाज को, सामाजिकों को, सहृदय पाठकों को, दर्शकों को किसी भी शब्द के अर्थ की जो प्रतीति कराता है, कौन सा? प्रतीति कराने का मतलब आभास कराता है, वो तत्व ध्वनि है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। ध्वनि के 5 काव्य शास्त्रीय अर्थ माने गए हैं, यानी काव्य शास्त्र में ये तो साधारण अर्थ हैं दोनों ध्वनि के, लेकिन काव्य शास्त्र में गहराई में जाएं तो ध्वनि सिद्धांत का जब बहुत गहन विश्लेषण और विचार किया गया, चिंतन किया गया, तो वहां पर काव्य में ध्वनि के 5 अर्थ माने गए। पहला व्यंजना शब्द शक्ति, दूसरा व्यंजक शब्द, तीसरा व्यंजक अर्थ, व्यंग्यार्थ और व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य। इन 5 अर्थों की बात की जाती है जब हम काव्य शास्त्र के संदर्भ में ध्वनि की बात करते हैं। हर अर्थ में व्यंजना शब्द है, क्योंकि ध्वनि में महत्वपूर्ण है प्रतीति, यानी व्यंजित होना। जब भी कभी हम दोस्तों कोई भी रचना पढ़ते हैं, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, उसमें निहित गूढ़ अर्थ की ओर संकेत करने की जब बात होती है तो मैं अक्सर कहती हूं व्यंजित अर्थ है या भावाभिव्यंजना है, तो वो उस प्रतीति की ही बात होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लें कि ध्वनि में महत्वपूर्ण साधारण अर्थ नहीं है, बल्कि उस अर्थ की जो गहन प्रतीति, उससे जो ध्वनित होने वाली प्रतीति है वो महत्वपूर्ण है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। किसी भी शब्द की तर्क संगत व्याख्या ही ध्वनि है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये ध्वनि के अर्थ के विषय में असंगत कथन है, क्योंकि ध्वनि का अर्थ किसी भी शब्द की तर्क संगत व्याख्या नहीं है। शब्द पर केंद्रित है ही नहीं ध्वनि, ध्वनि शब्द के अर्थ पर केंद्रित है। तो आंसर हुआ हमारा डी है असंगत कथन। आगे चलें। पतंजलि ने ध्वनि सिद्धांत के लिए किस आधारभूत तत्व का उल्लेख किया? नाद, व्यंग्य, स्फोट या शब्द शक्ति। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पतंजलि ने ध्वनि सिद्धांत का आधार किसको माना? स्फोटवाद को, व्याकरण के स्फोटवाद को। स्फोटवाद एक बार संक्षेप में मैं फिर से दोहरा देती हूं। पतंजलि का कहना है कि जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसके शब्दों का, उसके वर्णों का, जिन वर्णों से वो शब्द बना है उनका हम क्रमिक उच्चारण करते हैं। तो पहला वर्ण हम यदि उच्चारित करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने उच्चारण किया जहाज शब्द का, तो ज बोलेंगे पहले, तो वो जो ज शब्द है वो वायुमंडल में विस्तृत हो जाता है, व्याप्त हो जाता है। लेकिन
लेकिन क्योंकि उसकी संगति न तो हमारे हृदय में जो अर्थ का बिंब विद्यमान है उससे बैठती है, न वायुमंडल के किसी अन्य वर्ण से बैठती है। फिर हम बोलते हैं हा, तो हा उसके साथ मेल स्थापित करता है, और जैसे ही हम तीसरा वर्ण बोलते हैं ज हा ज, तो तीनों वर्ण मिलकर एक दूसरे से संगति स्थापित कर लेते हैं और उसका तालमेल हमारे हृदय में विद्यमान जहाज शब्द के अर्थ और उसके बिंब से होता है, और तत्काल हम ये समझ जाते हैं कि जहाज शब्द किस लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो अर्थ की, किसी भी शब्द के अर्थ को बोध कराने वाली जो ये सामर्थ्य है, इसी को व्याकरण में स्फोटवाद कहा जाता है, और ध्वनि सिद्धांत का यही आधार है। तो पतंजलि ने ध्वनि सिद्धांत के लिए आधारभूत तत्व का उल्लेख किया, स्फोट। तो आंसर होगा हमारा सी। आगे चलें। ध्वनि सिद्धांत के विषय में असंगत कथन छांटिए। ध्वनि सिद्धांत काव्य के शब्दार्थ से व्यंजित या प्रतीयमान सौंदर्य की ओर संकेत करता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्यात्मा घोषित किया। ध्वनि सिद्धांत में व्याकरणिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है। ध्वनि सिद्धांत का आधार व्याकरण का स्फोटवाद है। तो दोस्तों, ध्वनि सिद्धांत काव्य के शब्दार्थ से व्यंजित या प्रतीयमान सौंदर्य की ओर संकेत करता है। यह बात बिल्कुल सही है, संगत है, क्योंकि शब्द पर केंद्रित नहीं है ध्वनि सिद्धांत, उसके अर्थ से व्यंजित या प्रतीत होने वाला जो सुंदर अर्थ है, जो हमारे हृदय को आनंदित करता है, पूरे अर्थ को खुल करके हमारे हृदय में, वही सौंदर्य ध्वनि सिद्धांत उसी पर आधारित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया, ध्वनिरात्मा काव्यस्य, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ध्वनि सिद्धांत में व्याकरणिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है, ये कथन असंगत है, क्योंकि व्याकरणिक नियमों का ध्वनि सिद्धांत से कोई तालमेल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, केवल एक स्फोटवाद को वहां आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है ही, इसकी चर्चा हम पिछले प्रश्न में भी कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, क्योंकि असंगत कथन है, व्याकरणिक नियमों के पालन पर बल नहीं दिया गया कि उसके बिना ध्वनि सिद्धांत बिल्कुल चलेगा ही नहीं। कोई भी ध्वनि काव्य हो वो व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखा जाना चाहिए, ऐसी बात कहीं भी नहीं की गई। जो सामान्य व्याकरण के नियम है उनका पालन तो सभी यूं भी किया करते हैं। तो विशेष तौर पर इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया, केवल स्फोटवाद की चर्चा की गई है, जो कि अलग से एक कथन है यहां पर, इसलिए ये असंगत कथन है। तो आंसर हुआ सी। आगे चलें। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य का वास्तविक कवि सिद्ध अर्थ किसके द्वारा उद्घाटित होता है? अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति, या सभी के द्वारा? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत के माध्यम से शब्द के सामान्य अर्थ पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि उसके प्रतीयमान अर्थ के सौंदर्य यानी उसके व्यंजित अर्थ के सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित किया, और वो व्यंजित अर्थ का आधार है व्यंजना शक्ति। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न। मम्मट ने काव्य प्रकाश में ध्वनि कहा है अभिधार्थ को, शब्द के अर्थ को, तात्पर्य वृत्ति को, या वाच्यार्थ से अति उत्कृष्ट व्यंग्य को? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में मम्मट ने वाच्यार्थ, या वाच्यार्थ क्या है? जो शब्द का साधारण अर्थ है वो वाच्यार्थ है, लेकिन उससे भी उत्कृष्ट जो व्यंग्य यानी व्यंजित अर्थ, व्यंग्य से यहां पर कटाक्ष से नहीं लेंगे बल्कि व्यंजित अर्थ से लेंगे, तो जो श्रेष्ठ व्यंजित अर्थ है, जो प्रतीयमान अर्थ है, जिसके कारण उस शब्द के सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य में वृद्धि होती है, उसके लिए ध्वनि, उसी को उन्होंने ध्वनि कहा है। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न। ध्वनि सिद्धांत से प्राप्त निष्कर्ष नहीं है। ध्वनि अर्थात व्यंग्यार्थ शब्दार्थ से भिन्न तत्व है। शब्द अपने अपने अस्तित्व को गौण बनाकर जिस विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं वही अर्थ ध्वनि है। ध्वनि एक बाह्य तत्व है। शब्द अर्थ आधार एवं साधन है और ध्वनि आधेय एवं साध्य है। तो दोस्तों, ध्वनि अर्थात व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ यानी व्यंजित अर्थ या प्रतीयमान अर्थ, शब्दार्थ से भिन्न है। शब्दार्थ से भिन्न, स्पष्ट सी बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शब्द के से दो तरह के अर्थ ध्वनित होते हैं दोस्तों। एक तो शब्द से सामान्य अर्थ स्पष्ट होता है, तो सामान्य अर्थ तो शब्द का अर्थ हुआ, उस पर ध्यान ध्वनि संप्रदाय ने केंद्रित किया ही नहीं।
किस पर केंद्रित किया? व्यंग्यार्थ यानी व्यंजित यानी प्रतीयमान अर्थ पर। तो उन्होंने कहा कि शब्द का अर्थ एक अलग चीज है और व्यंजित अर्थ उससे बिल्कुल भिन्न तत्व है। तो ये कथन ध्वनि सिद्धांत से का जो निष्कर्ष है उसके संबंध में बिल्कुल संगत है। शब्द अपने अपने अस्तित्व को गौड़ बनाकर जिस विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं वही अर्थ ध्वनि है। यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब शब्द अपने अपने अस्तित्व को गौड़ बना लेंगे, अस्तित्व को गौड़ बनाने का अर्थ क्या है कि जो सामान्य अर्थ है उनका उसको महत्वहीन बना देंगे, वाच्यार्थ को महत्वहीन बना देंगे, यानी उसका महत्व नहीं होगा, बल्कि क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? व्यंजित अर्थ, प्रतीयमान अर्थ महत्वपूर्ण हो जाएगा, तब वही अर्थ ध्वनि है। यह निष्कर्ष भी बिल्कुल सही है। ध्वनि एक बाह्य तत्व है, यह निष्कर्ष गलत है। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो शब्द के भीतर से प्रकट होता है उस पर आधारित है, यानी प्रतीयमान अर्थ पर आधारित है ध्वनि संप्रदाय। तो उस स्थिति में ध्वनि बाह्य अर्थ नहीं है बल्कि आंतरिक अर्थ है। और यूं भी आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। तो यह कथन असंगत है, यह उससे प्राप्त, ध्वनि सिद्धांत से प्राप्त निष्कर्ष नहीं है। शब्द आधार हैं, यानी शब्द तो वो आधार है, किसका आधार है? जो अर्थ प्रतीयमान होता है, जो व्यंजित होता है उसका आधार है, और उस प्रतीयमान अर्थ तक पहुंचने का साधन है शब्द, यानी उससे जो प्रतीत अर्थ होता है, प्रतीयमान अर्थ होता है, यानी ध्वनि, वो आधेय है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी साध्य हमारा लक्ष्य है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, ध्वनि के भेदों के विषय में असंगत कथन है। ध्वनि के प्रमुखतः दो भेद किए गए हैं, लक्षणामूला ध्वनि, अभिधामूला ध्वनि। आपको ध्यान होगा हम इस पर अपने सत्र में पूरी चर्चा कर चुके हैं। जहां अर्थ की प्रतीति लक्षणा पर आधारित होती है वो लक्षणामूला, जहां अभिधा पर आधारित होती है वो अभिधामूला ध्वनि। लक्षणामूला ध्वनि के पुनः दो भेद किए गए हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। जहां पर जो शब्द का मूल अर्थ है वो उपेक्षित हो जाता है और संक्रमित हो जाता है प्रतीयमान अर्थ में, वो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, जहां मुख्यार्थ जो है, सामान्य अर्थ जो है वो पूरी तरह से उपेक्षित हो जाता है। यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है, ये कथन भी सही था और ये भी बिल्कुल सही है। अभिधामूला ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं, असंलक्ष्य क्रम ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम प्रज्ञ ध्वनि। ये कथन भी बिल्कुल सही है। एक बार फिर से दोहरा दूं कि असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि वो ध्वनि है जिसमें जो अर्थ के संक्रमित होने का जो क्रम है, प्रतीयमान अर्थ में संक्रमित होने का जो क्रम है वो दिखाई नहीं देता, लक्षित नहीं होता। और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में ये अर्थ स्पष्ट रूप से किस प्रकार संक्रमित हो रहा है प्रतीयमान अर्थ में, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लक्षणामूला ध्वनि में मुख्यार्थ बाधित नहीं होता, ये कथन बिल्कुल गलत है, असंगत है। क्योंकि लक्षणामूला ध्वनि में दो भेद बताए गए हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, उसमें जो मूल अर्थ है, शब्दार्थ है, वो उपेक्षित होता है, इसीलिए उसका अर्थ का व्यंजित अर्थ में, प्रतीयमान अर्थ में संक्रमित होता है, इसलिए यहां भी उपेक्षा हो रही है। और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में तो मुख्यार्थ पूरी तरह से उपेक्षित हो जाता है, तिरस्कृत हो जाता है। तो यह कथन गलत है कि मुख्यार्थ बाधित नहीं होता, बल्कि मुख्यार्थ बाधित होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, आचार्यों ने ध्वनि के भेदों के आधार पर ध्वनि काव्य को कितने भेदों में वर्गीकृत किया है? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की, आचार्यों ने ध्वनि के भेदों के आधार पर ध्वनि काव्य को 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग हैं ये? तो देखिए, सबसे पहला भाग है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य। तीसरा हो गया वस्तु ध्वनि काव्य। चौथा हो गया अलंकार ध्वनि काव्य। और पांचवा हो गया रस ध्वनि काव्य।
ये मैं दोबारा इसलिए बता रही हूं दोस्तों ताकि आप इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लें। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य जिसमें मुख्यार्थ उपेक्षित होता है और संक्रमित होता है। अत्यंत तिरस्कृत जिसमें मुख्यार्थ पूरी तरह से तिरस्कार हो जाता है उसका। वस्तु ध्वनि काव्य जिसमें किसी मनोभाव या संकल्पना के आधार पर व्यंजित अर्थ की प्रतीति होती है, जिसमें अलंकार के माध्यम से अर्थ की प्रतीति होती है वो अलंकार ध्वनि काव्य, और जिसमें रस के माध्यम से प्रतीति होती है वो रस ध्वनि काव्य। तो इस तरह से इन ध्वनि के भेदों के आधार पर आचार्यों ने ये 5 भेद ध्वनि काव्य के माने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि काव्य का भेद नहीं है? वस्तु ध्वनि काव्य, अलंकार ध्वनि काव्य, छंद ध्वनि काव्य या रस ध्वनि काव्य। अब पिछला प्रश्न इतना विस्तार से बता दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। छंद ध्वनि काव्य इसका भेद नहीं है, तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, समस्त ध्वनि काव्यों में कौन सा ध्वनि काव्य प्रमुख एवं उत्कृष्ट माना गया है? रस ध्वनि काव्य, वस्तु ध्वनि काव्य, अलंकार ध्वनि काव्य या अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य। तो दोस्तों रस ध्वनि काव्य को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है आचार्यों के द्वारा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। ध्वनि काव्य भेदों की निम्नलिखित परिभाषाओं को उनके काव्य भेदों के साथ सुमेलित कीजिए। अभी इतने विस्तार से मैं काव्य के भेदों को बता चुकी हूं तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि इन सभी परिभाषाओं से को आप आराम से स्वयं ही सुमेलित कर लेंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी औपचारिकता का निर्वाह मैं जरूर करूंगी। तो पहला है वह ध्वनि काव्य जिसमें वाच्यार्थ अंशतः व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो जाता है, यानी वाच्यार्थ उपेक्षित होकर संक्रमित हो रहा है। यानी कौन सा ध्वनि काव्य? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य, यानी ये रहा। वह ध्वनि काव्य जिसमें वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ के द्योतन के लिए पूर्णतः उपेक्षित हो जाता है। पूर्णतः उपेक्षित यानी तिरस्कृत हो जाता है। तिरस्कृत शब्द यहां पर मैंने जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आप पकड़ लेते, इसलिए मुझे ये कंठस्थ करवाना है आपको कि तिरस्कृत शब्द यहां पर जहां आएगा वहां ये होगा। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तिरस्कृत ध्वनि काव्य का मतलब है कि जहां पर मुख्यार्थ पूरी तरह से उपेक्षित हो जाए। यहां आंशिक रूप से उपेक्षित है और संक्रमण हो रहा है, और यहां पर पूरी तरह से उपेक्षित है। तो उत्तर हुआ पहला। वह ध्वनि काव्य जहां व्यंग्यार्थ किसी वस्तु अर्थात मनोभाव, संकल्पना या धारणा के रूप में प्रतीत होता है, तो ये हुआ हमारा वस्तु ध्वनि काव्य। वस्तु का मतलब हुआ मनोभाव, संकल्पना या धारणा के माध्यम से व्यंजित अर्थ की जब जिस काव्य में प्रतीति होती है वहां वस्तु ध्वनि काव्य होता है, यानी सी का विकल्प हुआ चौथा। वह ध्वनि काव्य जहां व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होने पर अभिव्यक्त होता है। जाहिर सी बात है ये सब रस के अवयव है। तो दूसरा, यानी उत्तर क्या हुआ? तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा डी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है दोस्तों कि ये परिभाषाएं आपको कंठस्थ हो गई होंगी। आगे चलते हैं। ध्वनि व्यंग्यार्थ की उपस्थिति के आधार पर निम्न में से कौन सा ध्वनि काव्य का भेद नहीं है? यानी वो तो ध्वनि के भेदों के आधार पर हमने काव्य के भेद पढ़े थे, अब यहां व्यंग्यार्थ की उपस्थिति के आधार पर ध्वनि काव्य के भेदों की बात की जा रही है। ध्वनि काव्य, रस ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य या चित्र ध्वनि काव्य। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि व्यंग्यार्थ की उपस्थिति के आधार पर ध्वनि काव्य के 3 भेद बताए गए हैं। पहला ध्वनि काव्य, दूसरा गुणीभूत व्यंग्य काव्य और तीसरा चित्र काव्य। रस ध्वनि काव्य ध्वनि के भेदों के आधार पर हमने जो अभी चर्चा की उसमें था। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे श्रेष्ठ इसमें इनमें से जो माना गया है वो ध्वनि काव्य माना गया है, और ध्वनि के भेदों के आधार पर रस ध्वनि काव्य को श्रेष्ठ माना गया है। तो इसका प्रश्न का उत्तर ये होगा। गुणीभूत व्यंग्य काव्य वो होता है जिसमें चमत्कारिकता होती है और
शब्द का अर्थ की प्रतीति भी होती है, वो गुणीभूत यानी मध्यम श्रेणी का काव्य माना गया है। चित्र काव्य जिसमें केवल और केवल चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है, भाव बिल्कुल चित्र जैसे निर्जीव हो जाते हैं, दब जाते हैं चमत्कार के नीचे, वो चित्र काव्य होता है। इसे निम्न कोटि का, सबसे निम्न कोटि का काव्य कौन सा माना गया है? चित्र काव्य। मध्यम श्रेणी का गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और श्रेष्ठ माना गया है ध्वनि काव्य, और उन भेदों में श्रेष्ठ माना गया था रसध्वनि। तो आंसर हुआ बी। आगे चले। जहां व्यंग्यार्थ का पूर्ण अभाव तथा शाब्दिक चमत्कार की ही प्रधानता होती है, वह ध्वनि काव्य कहलाता है। चित्र काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, ध्वनि काव्य या रसध्वनि काव्य। तो दोस्तों अभी अभी हमने चर्चा की वो होता है चित्र काव्य, जिसमें व्यंग्यार्थ का पूर्ण अभाव और शाब्दिक चमत्कार की प्रधानता, वो चित्र काव्य होता है। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, जिस ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान होकर गौड़ और महत्वहीन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य, रसध्वनि काव्य, चित्र काव्य या गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो दोस्तों जहां व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होता, गौड़ होता है, महत्वहीन होता है और वाच्यार्थ महत्वपूर्ण होता है, वहां होता है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, जो मध्यम श्रेणी का काव्य माना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, जिस ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान अधिक चमत्कारपूर्ण हो, शब्दार्थ गौण होकर प्रतीयमान व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे, वो क्या है? ध्वनि काव्य, रसध्वनि काव्य, चित्र काव्य या गुणीभूत व्यंग्य काव्य। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ध्वनि काव्य जो कि सर्वश्रेष्ठ माना गया है व्यंग्यार्थ के आधार पर, वो उसकी परिभाषा है ये कि जिस ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का अधिक प्रधान है, अधिक चमत्कारपूर्ण यानी प्रभावशाली है, शब्दार्थ गौण हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं, और वो केवल जो शब्दार्थ है वो प्रतीयमान जो व्यंजित अर्थ है उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम मात्र बन जाते हैं, ऐसे काव्य को ध्वनि काव्य कहा जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें ध्वनि के विषय में जितनी भी बातें महत्वपूर्ण आपको जाननी चाहिए उन सब की हमने चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि ध्वनि संप्रदाय के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सब आज के सत्र में तो आपको कंठस्थ हो ही गए होंगे। तो अब अगले सत्र का इंतजार कीजिए। अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध पर आधारित प्रश्नों की। नमस्कार।